हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। सीटेट सोशल साइंस के लिए हम पढ़ेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 1। ठीक है, 6 क्लास की हिस्ट्री हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 7th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर वाइज पहले हम देखेंगे सारा। ज्योग्राफी भी अपलोड कर चुकी हूँ मैं, 6 क्लास की हिस्ट्री अपलोड कर चुकी हूँ, 6, 7, 8 की ज्योग्राफी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे। अभी हम चैप्टर वाइज पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डालूंगी और साथ के साथ इसमें जैसे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके भी वीडियो शेयर करती रहूंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम चैप्टर 1। इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए मतलब याद करने की चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी हम चैप्टर मिस नहीं करेंगे क्योंकि पता नहीं किस चैप्टर से क्या आ जाए और क्या चीज छूट जाए। ठीक है, तो चैप्टर 1 है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ये 7th क्लास की हिस्ट्री है। मैं आपको 6 क्लास की हिस्ट्री पढ़ाते समय आपको बता चुकी थी कि उसमें हम पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। 6th क्लास की हिस्ट्री में हम पूरी पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे मध्ययुगीन सभ्यता। ठीक है, भारत की मध्ययुगीन सभ्यता के बारे में अब हम पढ़ेंगे 7th क्लास की पूरी हिस्ट्री में। और जब 8th की हिस्ट्री आएगी तो उसमें हम आधुनिक सभ्यता मतलब आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यानी कि क्या क्या परिवर्तन आया सबसे पहले 1000 वर्षों के दौरान मध्यकालीन भारत में। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, ये एक मैप दिखाया गया। इस मैप को आप देख सकते हैं, इस तरीके से भारत का मैप दिखाया गया है। इसमें जो सबसे पहली चीज, सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि ये दक्षिण भारत है, लेकिन इसे कहाँ पे दिखाया गया है, उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर दिखाया गया। और इसे बनाने वाले कौन थे, अरब के भूगोल वेत्ता अल इद्रिसी। याद रखिएगा, ये मैप बनाया गया है 1154 ईस्वी में और इसे बनाने वाले थे, सबसे पहला मानचित्र जो भारत का बनाया गया था 1154 ईस्वी में, और इसे बनाने वाले थे अरब के भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी। और ये मैप उल्टा था। ये मैप जो बनाया गया था इसमें स्थल से समुद्र के किनारों के तक दिखाया गया और ये मैप उल्टा था। यानी कि जो दक्षिण भारत है वो कहाँ पे दिखाया गया था, उत्तर में दिखाया गया था। ठीक है, तो इसमें इतना आपको याद रखना है, पॉइंट लिखते जाइए। मैं बार बार बोलती हूँ कि सबसे पहला जो भारत का मैप बनाया गया था 1154 ईस्वी में बनाया गया था, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका है कि इसे बनाने वाले कौन थे, सबसे पहले मानचित्र को अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि इस मैप की विशेषता क्या थी, इस मैप की विशेषता ये थी कि इसे उल्टा बनाया गया था, दक्षिण भारत को उत्तर में दिखाया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा मानचित्र बना है वो मानचित्र करीब 600 साल के बाद बना है, 1720 ईस्वी में। याद रखिएगा, दूसरा मानचित्र कब बना, 1720 ईस्वी में। देखिए इस पहले दूसरा मानचित्र बना पहले मानचित्र के लगभग 600 साल बाद बनाया गया है, 1720 ईस्वी में बनाया गया था। इस मानचित्र में क्या था कि ये मानचित्र बिल्कुल सही था। इसमें उत्तर भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत को मतलब कि इसकी जो दिशाएं थी बिल्कुल सही थी। और इसमें जो आप सबसे ध्यान देने वाली चीजें हैं, इसमें तटीय इलाकों को बहुत ज्यादा मतलब कि हाईलाइट किया गया था, तटीय इलाकों को, क्योंकि उस समय जब 1170 या फिर 1700 कुछ इससे क्या होता था, जो भी व्यापार होते थे तटीय इलाके से होते थे। तो दूसरे मानचित्र में क्या है, तटीय इलाकों को ज्यादा हाईलाइट किया गया था। और दूसरा मानचित्र भारत का 1720 ईस्वी में बना था और ये मानचित्र बिल्कुल सही था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है नई और पुरानी शब्दावली। नए और पुराने शब्दावली में सबसे पहले तो हिंदुस्तान शब्द के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद जो ये एक शब्द आता है विदेशी, इन दोनों शब्दों के बारे में हम बस देखेंगे। इसमें ज्यादा हमें देखने की जरूरत, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में देखते हैं। आज हिंदुस्तान का मतलब क्या है, पूरा भारत, उसी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन 13वीं सदी में जब सबसे पहले हिंदुस्तान जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज से सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। याद रखिएगा, सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कब हुआ था, 13वीं शताब्दी में। और किसने किया था, फारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज ने। याद रखना है आपको, सबसे पहले 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ था और इसका प्रयोग करने वाले थे मिनहाज सिराज, जो फारसी के इतिहासकार थे। ओके, तो उस समय हिंदुस्तान, यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, तो इसको ध्यान से आप देखिए। उस समय हिंदुस्तान शब्द का मतलब क्या था, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित
इलाकों से था। क्या था? पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना से बीच इलाकों से था हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। मतलब हिंदुस्तान बस इतने को ही कहा जाता था, पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाकों को। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या इस्तेमाल किया था हिंदुस्तान शब्द का? जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे उसे हिंदुस्तान बोला गया था 13वीं शताब्दी में। बोलने वाले कौन थे? मिन्हाज सिराज। कौन कौन सा क्षेत्र उसमें आता था? पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के स्थित बीच का क्षेत्र इसमें आता था। ठीक है, इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। 16वीं सदी में बाबर भारत आया था, उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुका है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। और जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसको पहले ही हाईलाइट करके रखी हूँ कि आपको अच्छे से उस चीज को समझा पाऊँ, तो प्लीज उन चीजों को आप ध्यान से देखिए कि 16वीं शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। और किस चीज के लिए किया था? यहाँ के भारत के भूगोल, पशु पक्षियों और निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए। ठीक है, मतलब कि यहाँ के जो भूगोल, यहाँ पे क्या क्या है, पहाड़ पठार मैदान जो भी है, यहाँ के जो पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृतियों का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। चलिए देखिए, यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त सब हिंद से कुछ कुछ समान है। अमीर खुसरो ने किया था 14वीं सदी में भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, हिंद का प्रयोग। अब है विदेशी। विदेशी शब्द क्या है? विदेशी शब्द, अभी हम विदेशी किसे बोलते हैं? जो दूसरे देश से हो उसे विदेशी बोलते हैं। और पुराने जमाने में मध्यकालीन भारत में विदेशी किसे बोला गया था? देखिए, मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना, है ना, मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज संस्कृति का अंग ना हो उसे विदेशी कहते थे। ठीक है, तो वही है विदेशी शब्द। जो शब्द होते हैं उसका अर्थ भी चेंज होता रहता है, बहुत सदियों के बाद उसका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे हिंदुस्तान शब्द का ऊपर देख चुके हो, यहाँ विदेशी का अर्थ भी चेंज होता गया है। अब है इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत तो बहुत सारे हो सकते हैं, शिलालेख, सिक्का, भवन, स्थापत्य, मतलब जो निर्माण कला होती है, बहुत सारे इतिहास जानने के स्रोत हो सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ 6th क्लास की हिस्ट्री पढ़ाते हुए। अब इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे? 700 से 1750 ईस्वी तक के लगभग हजारों वर्षों के बारे में हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन ही दिया गया है और कुछ और चीजें दी गई हैं, तो उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब ये इस समय के दौरान कागज कागज क्रमशः सस्ता हो गया था और बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो गए थे। अभी हम 6 के हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि उस समय क्या होता था, शिलालेखों का प्रयोग किया जाता था अपनी धर्म के प्रचार करने के लिए, अपनी बातों को प्रजा तक सुनाने के लिए। और ये ज्यादातर कौन करते थे? राजा या अमीर व्यक्ति कर सकते हैं, या फिर पांडुलिपि का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब क्या हो गया, मध्यकालीन भारत में क्या हुआ था, कागज सस्ता हो गया था और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा था। लोक धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों की दस्तावेज, हिसाब, करों को आदि को इसका मतलब कि लिखने के लिए प्रयोग करने लगे थे। और ये जहां पे रखा जाता था उसे क्या बोलते थे? अभिलेखागार। ठीक है, ठीक है, अभिलेखागार ऐसा ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता था। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों को रिकॉर्ड करते हैं। तो अभिलेखागार पुराने जमाने में क्या था, मध्यकालीन भारत में क्या था, जहां पे पांडुलिपि और दस्तावेजों को संग्रहित करके रखा जाता था। ठीक है, उसे अभिलेखागार कहते हैं। उन दिनों छापे खाने नहीं थे, लेकिन लिपिक या नकल नवीस हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। छापे खाने नहीं थे, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, लेकिन क्या होता था, लिपिक या नकल नवीस होते थे। लिपिक जो कि देख के कोई चीज उतारते थे, लिखते थे, और नकल नवीस यानी कि नकल करने वाले, वो क्या करते थे, पांडुलिपि की प्रतिकृति यानी कि पांडुलिपि की नकल करके उसे पेपर पे बनाते थे। पिछले बुक में ही मतलब कि 6 में आपको बता चुकी हूँ मैं पांडुलिपि के बारे में थोड़ा सा, और ये भी बता चुकी हूँ कि पांडुलिपि को रखना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि वो कागज पे नहीं बनाया जाता था, वो पत्तों पे और भुज्र के छाल पे बनाया जाता, भुज्र के पेड़ के छाल पे बनाया जाता था, तो वो खराब होने लगता था, नष्ट होने लगता था, टूट के वो बिखरने लगता था, तो उसकी नकल की जाती थी। तो उसी को लिखने वाले को क्या बोलते थे? लिपिक या नकल नवीस। और ये उनकी प्रतिकृति बनाते थे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम आती थी, क्या क्या समस्याएं आती थी। तो अब क्या होता है कि पांडुलिपि जो ओरिजिनल पांडुलिपि होता है उसे लिखने वाले तो शायद मर चुके होंगे या
पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे, तो उसकी नकल अगर हम कर रहे हैं, अगर हम किसी फ्रेंड की बुक से कोई नकल कर रहे हैं तो क्या होता है, कॉपी से अगर उसकी राइटिंग हमें समझ में नहीं आती तो हमें जो लगता है कि हाँ यहाँ पे होना चाहिए था, हम उस चीज को लिख देते हैं। कोई पॉइंट हो तो हम वहां पे वो पॉइंट डाल देते हैं कि यही होना चाहिए। और हमारे बाद अगर हमारी कॉपी से कोई नकल कर रहा है तो उसे अगर हमारी राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो वो अपने हिसाब से कोई भी चीज अगर समझ में ना आए तो थोड़ा बहुत चेंज होता चला जाता है। ऐसे ही क्या होता है, अगर 3-4 लोग एक ही नकल करते गए तो वो पूरी की पूरी सेंटेंस ही चेंज हो जाता है। यही दिक्कत पांडुलिपि में आती थी। इसकी प्रतिकृति बनाने में भी यही दिक्कत आती थी कि जो पांडुलिपि बनाने वाले थे वो मर चुके थे, वो अब थे नहीं, तो उनकी जब नकल करने वाले को ये समझ, अगर कोई शब्द समझ में ना आए तो अपने अनुसार उसमें चेंज कर देते थे। और इस तरह पांडुलिपि बार बार लिखाता गया और उसमें बहुत सारे चेंज आ गए थे, मतलब पूरी पूरी सेंटेंस ही बदल गई थी और उसका अर्थ ही चेंज हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में, दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। इसमें आपको बस इतना लिख लेना है अपने नोट्स में कि जो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी थे वो किस शताब्दी के थे। तो 14वीं शताब्दी के थे इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आया है एक बार कि जियाउद्दीन बर्नी किस शताब्दी के इतिहासकार थे, तो 14वीं शताब्दी के इतिहासकार थे। ठीक है, अब देखते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। ठीक है, 700 से 1750 वर्षों के बीच कौन कौन से राजनीतिक समूह उभरे हैं भारत में और क्या क्या हुआ है। तो इसमें बहुत सारे राजनीतिक समूह, राजपूतों का उदय हुआ था और मतलब राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन बहुत सारे हुए थे इस काल में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या क्या परिवर्तन आए थे। देखिए, इस काल में अलग अलग समय में नए प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट। मध्यकालीन भारत में क्या हुआ था, सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय अस्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल शुरू हो गया था। इंपॉर्टेंट है कि आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल कब शुरू हुआ था, तो मध्यकालीन भारत में। जब मध्यकालीन भारत है वहां पे आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू हो गया था। सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय अस्त्रों यानी कि बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल शुरू हो गया था। इस उपमहाद्वीप में खान पान के रूप में आलू, मक्का, चाय, कॉफी, ठीक है, आलू, मक्का, चाय, कॉफी, इसका इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, मध्यकालीन भारत में क्या हुआ था, सिंचाई में रहट, कताई में चरखे। अभी आप 6th में देख चुके हैं कि जो कृषि करने के लिए जो हल का इस्तेमाल किया जाता है वो लोहे का हल बनने लगा था। जो हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे उसमें याद करिए, लोहे का इस्तेमाल हो रहा था हल बनाने में, यानी कि कृषि करने में। तो उससे क्या होता था, कृषि व्यवस्था अच्छी हो गई थी। और उसके बाद जो चोल चेर पांडे थे उनका, चोल चेर पांडे या फिर क्या हुआ था कि कुषाण वंश थे, ये सारे वंश के लोग जो थे उस समय क्या हुआ था कि कृषि अच्छी करने के लिए सिंचाई व्यवस्था अच्छी करने की गई थी और लोहे का इस्तेमाल वहां पे होने लगा था कृषि करने में, ताकि मिट्टी की अच्छी सी कुड़ाई हो सके और फसल अच्छे हो सके। ठीक है, चोल चेर पांडे तो हम इसमें पढ़ेंगे आपको मध्यकालीन भारत में। तो अब यहाँ पे मध्यकालीन भारत में क्या था, सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेय अस्त्र यानी कि बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल हो रहा था। खान पान में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। ठीक है, अब देखिए इस समय समुदायों में किस किस, इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय राजपूत, जिनका नाम राजपुत्र था, राजा के पुत्र से निकला है। मतलब कि मध्यकालीन भारत में जिस समुदाय का महत्व बढ़ा था उसमें से एक समुदाय कौन है, राजपूत, जिनका नाम कहाँ से निकला है, राजा के पुत्र से निकला है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजपूत शब्द के अंतर्गत, मतलब मध्यकालीन भारत में जो राजपूत शब्द था उसके अंतर्गत सिर्फ सेना और मतलब सिर्फ राजा और सामंत ही आते थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो नहीं, ये सही नहीं है। इसमें क्या है, सिर्फ सेना, राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। ठीक है, अब है देखिए, अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। उस समय जाति व्यवस्था भी हो गई थी, वर्ण व्यवस्था में पढ़ा चुकी हूँ आपको पहले। उसी वर्ण व्यवस्था किस चीज से बना था, काम करने से, मतलब हम जो व्यक्ति जिस तरह का काम करता था उसे उस वर्ण में रख लिया गया था। लेकिन वही वर्ण व्यवस्था आगे चल के जातियों में परिवर्तित हो गई। तो अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। ठीक है, जाति पंचायत क्या होता था, जातियों के बड़े बुजुर्ग की सभा को जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था, जैसे कि उनके मुखिया का शासन होता था गांव में और वो मिलजुल कर छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती थी उसका सोल्यूशन निकालते थे, तो इनका पालन उनको करना पड़ता था।
देखिए आगे है क्षेत्र और साम्राज्य, नए और पुराने धर्म। ठीक है, नए और पुराने धर्म, आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, यानी कि हिंदू धर्म, उससे उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। हिंदू धर्म बहुत पुराना धर्म है भारत का, लेकिन इस युग में इसमें महत्वपूर्ण बदलाव क्या आए थे? नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, मतलब उस समय राजाओं द्वारा मंदिरों का बहुत ज्यादा निर्माण होने लगा था मध्यकालीन भारत में। ठीक है, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण क्या हुआ था? ब्राह्मणों का आदर बढ़ गया था। ब्राह्मणों का आदर क्यों बढ़ा था? संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण। और इनके संरक्षक कौन थे? ब्राह्मणों के संरक्षक थे शासक वर्ग। कि हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह की व्याख्या करते थे। मतलब जो भी हिंदू धर्म थे उसकी व्याख्या हो रही थी, तो इस्लाम के अनुयायी भी अपनी धर्मों की अलग अलग व्याख्या कर रहे थे। मुसलमानों के कुछ शिया थे और पैगंबर साहब के दामाद अली के मुसलमानों के विधि सम्मत नेता मानते थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुसलमानों का विधि सम्मत नेता किसे माना जाता था? तो पैगंबर साहब के दामाद अली को। ठीक है, अब देखिए समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। तो जो एक अंग्रेज थे 19वीं सदी के मध्य में, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये क्वेश्चन आ भी चुका है और आ भी सकता है कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजों ने अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उनका ये मानना था कि धर्म के आधार पर क्या हुआ था कि उन्होंने धर्म के आधार पर, ये शासक वर्ग के आधार पर उन्होंने भारतीय इतिहास को बांट दिया था। पहले हिंदुओं का शासन था, फिर मुस्लिम का, फिर ब्रिटिश का। लेकिन ये सही नहीं था। ऐसा नहीं था कि मतलब जब हिंदू के बाद जब मुस्लिम का शासन आया तो कोई और नहीं थे भारत में, या फिर जब ब्रिटिश भारत में आए तब किसी और का शासन नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए इसे गलत माना गया था कि ये गलत है। ठीक है, लेकिन जो ये क्वेश्चन जब आता है कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने वर्गों में बांटा था? 3 भागों वर्गों में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, से याद रखना है। बाद में क्या हुआ था, इस पर बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई थी और भारतीय इतिहास को माना गया था कि इसे पाषाणकालीन सभ्यता और फिर मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इस तरह से बांटा जाए ताकि हमें इसके अध्ययन में सुविधा मिल सके। ठीक है, और हम जो पढ़ रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस साल आप जो इतिहास, यानी कि हम 7th में अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये चैप्टर हो गया। मैं पहले ही बता चुकी, चैप्टर में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है। इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं, मुश्किल से 10 पॉइंट बन पाएंगे या उससे भी कम। तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, चैप्टर अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट में आप पूछें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके बच्चों, बाय बाय।